कौन सा 43, 35, 35, 37 Spring balance A, read 2 kg with a block M suspended from it. Balance B, reads 5 kg when a beaker with liquid is put on the pan of the balance. If the two balances are now so arranged that the hanging mass is inside the liquid in the beaker, as shown in situation. मतलब ऐसा है, देखो ये भी जो स्प्रिंग बैलेंस है एक तरह से यहाँ, तो ये कितना मेजर कर रहा है 2 kg, यानी ये 2 इंटू जी इसका मतलब यहाँ होगा, तभी तो यहाँ के एक्स नॉट है, के एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ, के एक्स नॉट इक्वल टू 2g है। और ये कह रहा है कि अ बैलेंस बी रीड्स 5 kg व्हेन बीकर विद लिक्विड, और ये बीकर है, ये लिक्विड के साथ में है, तो ये वेइंग मशीन पे रखा है। तो ये कितना मेजर कर रहा है, ये 5 इंटू जी, ये भी मेजर कर रहा है, यानी जो नॉर्मल यहाँ लग रहा है, नॉर्मल की वैल्यू जो है ये 5 इंटू जी है। ठीक है, ये वेइंग मशीन है यहाँ। अब ये कह रहा है कि बीकर, अब सिचुएशन ऐसी दे दी है हमें, ये ब्लॉक है, ये बीकर है, ये वेइंग मशीन है, तो अब क्या होगा यहाँ, अगर इस ब्लॉक की आप बात करो, जैसे एबीडी बनाता हूँ मैं, तो इस ब्लॉक पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इसको वर्टिकल में बॉइंट फोर्स भी तो लग रहा होगा, डाउनवर्ड इसको 2g तो लग ही रहा होगा, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा kx, तो आप देख रहे हो कि kx प्लस बी इक्वल टू 2g, यानी kx इक्वल टू 2g माइनस बी, इसका मतलब ये तो 2g से कम दिखा रहा होगा, जो वेइंग मशीन है तो 2g से कम रीडिंग दे रहा होगा। लेकिन यहाँ देखो, अब इसका एबीडी बनाओ, तो आप यहाँ देखोगे अगर इसको ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स बी लग रहा है, तो क्या ये जो लिक्विड है, तो क्या लिक्विड को नीचे नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, बॉइंट फोर्स, मतलब एक तरह से बी नीचे, इसको भी तो लगेगा, क्योंकि लिक्विड ही तो इसको ऊपर पुश कर रहा है। तो बॉइंट फोर्स क्या है, जो लिक्विड जो इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो उतना ही फोर्स इसको डाउनवर्ड लगेगा। इसका मतलब इसकी रीडिंग क्या दिखाएगा, अभी इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, 5 kg से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो नॉर्मल आएगा अब, वो नॉर्मल होगा एन डैश ग्रेटर देन 5g, क्यों, क्योंकि बी भी तो आएगा अब उसमें। इसका मतलब हुआ, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। द बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg, बिल्कुल सही है, एंड बी विल रीड मोर देन 5 kg, ये भी सही है। तो ये इस तरह से करना था। क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। ये फिगर बनाया था मैंने, और क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। There is a small hole in the bottom, यानी ये कंटेनर है हमारे पास में,
तो ये लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है, फिर स्मॉल होल इन द बॉटम, यानी ये ए और ये कैपिटल है। स्मॉल होल का मतलब ये है कि ये ओरिफिस के एरिया के कंपेरिजन में ज़्यादा है। फिक्स्ड कंटेनर हैविंग लिक्विड अप टू हाइट h हाइट तक ये लिक्विड भरा हुआ है। द टॉप ऑफ द लिक्विड एज वेल एज द होल एट द बॉटम आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, यानी दोनों साइड प्रेशर सेम है। एज द लिक्विड कम्स आउट ऑफ द होल, एरिया ऑफ द होल इज ए एंड दैट ऑफ द टॉप इज ए। ठीक, क्या कह रहा है, हमें बताना है, ये रिलेशन बताना है। मतलब ये कह रहा है कि टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्सेलरेट्स विद एक्सेलरेशन द टॉप सरफेस, ये तो मान लो किसी इंस्टेंट पर ये लिक्विड यहाँ तक पहुंच जाता है, तो ये इसकी हाइट रह जाती है, मान लेते हैं y। तो यहाँ ये u से है और ये मान लो v से आ रहा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगवाएंगे तो ए वी इक्वल टू ए यू। तो a क्योंकि y डिक्रीज कर रहा है तो इसको चलो रहने देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास में इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे अल्टीमेटली हो क्या रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ v है, तो यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टू वाई बाई डी टी टू इक्वल टू ए रूट टू जी को अलग कर देंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, वाई टू पावर हाफ है, तो वाई मतलब हाफ वाई टू पावर माइनस हाफ, और ये डी वाई बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। तो क्या होगा देखो यहाँ, अच्छा आप देख रहे हो कि यहाँ कंटिन्यूसली यू क्या करेगा, यू डिक्रीज कर रहा है यहाँ, है ना। कंटिन्यूसली यू क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है, नहीं वाई भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो वाई डिक्रीज कर रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर वाई भी डिक्रीज कर रहा है मान लो, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ तो मैंने इसको क्या मान लिया, देखो मैंने पहले से ऑलरेडी इसको माइनस करके मान के चल रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसा रहने देते, नहीं तो मान लो अगर हम इंक्रीज करता हो भी मानेंगे तो भी अपने आप जो होगा देखा जाएगा, अपने आप आ जाएगा आंसर जो भी आना होगा। चलो तो जाएगा लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो तो ए डी वी बाई डी टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए रूट टू जी, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हो जाएगा हाफ, और अल्टीमेटली ये क्या मिलेगा आपको, वाई टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, है ना। लेकिन यहाँ v क्या है दरअसल, माइनस डी वाई बाई डी टी, इसको बाद में रखेंगे ना हम लोग इस तरह से। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ, a डी वी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, a बाई टू, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, रूट टू जी बाई वाई, और डी वाई बाई डी टी, तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, माइनस a बाई ए
√2g ना, तो कितना आ रहा भाई ये देखो, ये हो जाएगा हमारे पास में a dv/dt इक्वल टू माइनस a² बाई, ये हो जाएगा 2a, या y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको, 2g मिलेगा ना, √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया, और यानी 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो यहाँ dv/dt अपने को मिलेगा माइनस a² इंटू जी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो ये है कि रिटार्ड हो रहा है एक तरह से, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, g a² होगा। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ मैं? ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट ये था हमारा 37, नेक्स्ट है 43, 44। बेटा ये बोरी वाली ये इक्वेशन यूज करके तो आया नहीं, देखो ना आप, बोरी वाली इक्वेशन भी से भी यूज कर सकते हो, ये जो लिखा है ना मैंने, ये वहीं से तो आया है, बोरी वाली सॉरी बर्नौली इक्वेशन से तो आया है, सॉरी बर्नौली इक्वेशन से तो आया है, ठीक है ना। ये u की वैल्यू यहाँ आ रही है, वो कहाँ से है, बर्नौली इक्वेशन से तो लाया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ये कंडीशन है दोनों साइड प्रेशर क्या है, सेम है, इसलिए हमने बर्नौली इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं समझे, हमने टॉरिस-सलीस लॉ डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट है 43 ना, अब इसमें क्या कह रहा है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर रिलेटिव डेंसिटी दिया। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ अपने को दिया है कि स्फीयर है और जस्ट इमर्स्ड है इस तरह से, क्या पूछ रहा देखो अपने से, स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड रिलेटिव डेंसिटी रो, यानी वाटर की डेंसिटी अगर ये है, इसकी डेंसिटी में कहता हूँ सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू 4 रो है, एक्चुअली ये दिया हुआ अपने को। Relative density for is hanging with the help of strings so that it remains just inside water. The ratio of force exerted by the liquid on upper and lower half of the sphere पूछ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दरअसल इसको समझना जरूरी है। तो अपर और हाफ, यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, यहाँ देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिक्विड इसके ऊपर है, इसकी वजह से तो फोर्स देखेंगे हम लोग, देखा जाए तो ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स ये अपने को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो सब जगह सेम ही होगा। तो यहाँ पहली बात तो बॉइंट फोर्स निकाल लेते हैं। बॉइंट फोर्स कितना होगा, अगर इसकी रेडियस आर है स्फीयर की, तो बॉइंट फोर्स हो जाएगा 4 रो, सॉरी
रो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से, ये इनटू जी, ये बॉइंट फोर्स होगा। अरे बॉइंट फोर्स क्या है एक्चुअली, अगर इस स्फीयर पर बात करो आप, तो ये F2 माइनस F1 इक्वल टू बी तो है। मतलब F1 और F2 क्या है, यानी F2 की अगर मैं बात करूं तो ये जो मैं यहाँ बता रहा हूं आपको, इसका इसके ऊपर जो लिक्विड है उसका मास, यानी उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वो F2 तो है। यानी वो लिक्विड एक तरह से इसके ऊपर रखा हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ यहाँ। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो F2 क्या मिलेगा, देखो यहाँ F2 मिलेगा, क्योंकि इसके रेडियस आ रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर। क्या मिलेगा ये एक्चुअली, ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ, ये एक सिलेंडर मिलेगा आपको इस तरह का, ये पूरा एक सिलेंडर मिलेगा जिसकी रेडियस ये आर है और हाइट इसकी आर है, यानी ये पूरा लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें से कितना सेपरेट करूंगा, लेकिन मैं, यानी इसमें से ये रो गया, लेकिन इसमें से मैं सेपरेट करूंगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ना, ये वॉल्यूम आ गया, और इसकी डेंसिटी इंटू क्या करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये F2 आ गया ना हमारे पास में। ये लॉजिक समझ में आया मैंने क्या कहा यहाँ, मैंने ये क्या निकाला, किसका वॉल्यूम है ये जो ब्लैक शेडेड जो आपको दिख रहा है ना, ये इस लिक्विड का वेट है भाई। ये विजुलाइज हुआ, मैंने क्या किया भाई, पूरा सिलेंडर है ना, उसमें से हेमिस्फीयर को सेपरेट कर दिया। अरे भाई पहले तो बताओ, इस ऊपर वाले पार्ट का ये जो है, इसका इसका वॉल्यूम कितना होगा हेमिस्फीयर का, तो ये होगा कि नहीं होगा। उसमें से यहाँ इसके ऊपर जो पूरा लिखा, तो इस पूरा मैं कौन सा लिख रहा हूँ, ये सिलेंडर बनेगा नहीं, इस पूरे सिलेंडर जिसकी रेडियस आर है, और इधर ये मतलब हाइट आर है और रेडियस आर है, उस पूरे सिलेंडर में से मैंने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को सेपरेट किया ना। हाँ सर। भाई अब विजुलाइज नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो यार। यानी जो ऊपर लिक्विड ब्लैक में जो आपको दिख रहा है शेडेड पार्ट, ये ब्लैक में जो शेडेड पार्ट दिख रहा है, इसका वेट आ गया, ये F2 हो गया हमारे पास में। तो F2 इक्वल टू कितना आ गया भाई, G इंटू 1/3 पाई आर क्यूब इंटू रो आ गया, है ना। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। तो ये तो F2 आ गया, और बॉइंट फोर्स हमारे पास में क्या दिया है यहाँ, बॉइंट फोर्स ये दिया हुआ है। पहले तो ये विजुलाइज करो कि एक स्फेयर है, पहले तो दिमाग में बैठा हो आप कि एक स्फेयर है। तो अगर एक स्फेयर यहाँ है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले वो समझना पड़ेगा कि ये पूरा पार्ट क्या मिलेगा आपको, ये एक ऐसा सिलेंडर मिलेगा ना, ये विजुलाइज हो रहा है, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट सेपरेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास में ये जो इसके ऊपर लिक्विड है, इसका वेट वॉल्यूम आ जाएगा ना, वो क्या मैंने वहाँ, ये विजुलाइज हुआ। क्लियर है भाई। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, अब F1 क्या यहाँ से लग रहा है इसको, तो F1 कैसे निकाल लेंगे आप, तो F2 माइनस F1 इक्वल टू कितना है हमारे पास में, रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी है कि नहीं। तो F
हमारे पास में ये जो ऊपर से लग रहा था वो क्या निकाला था मैंने यार, 1 मिनट गड़बड़ तो नहीं क्या, ये दरअसल F2 नहीं है, मैंने ये F1 है, उल्टा कर दिया मैंने। ये जो वैल्यू आई ना, ये F1 की वैल्यू आ रही है। ये F1 है दरअसल। कैसे? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ये ऊपर से जो इसको F1 फोर्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, दरअसल यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लगेगा इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, वो F1 है। और यहाँ से जो F2 लग रहा है तो वो ऐसे लग रहा है। उन सब का रिजल्टेंट क्या है, हमारे पास F2 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को तो बॉइंट फोर्स बोलते हैं। तो F1 मुझे मिल गया, तो अब यहाँ से F2 निकालूंगा मैं, तो F2 है ना, तो एक मिनट यार, तो क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू हो जाएगी, F1 आया मेरे पास में, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो रो 4/3 पाई आर क्यूब जी प्लस रो 1/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, यानी मिला के कितना हो गया, तो 5/3 रो पाई आर क्यूब इंटू जी ना। क्या पूछ रहा आपने से, the ratio of force exerted by the liquid on the upper and lower half of the sphere पूछ रहा है, upper and lower मतलब क्या पूछ रहा है अपने से, ये पूछ रहा है F2/F1 क्या है, डिवाइड करो तो 1/5 आ गया नहीं, तो यही आंसर है मेरे ख्याल से, विजुअलाइज हो गया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक तो ये आएगी हमारे पास तरीका, एक और तरीका देखो भाई, हमारे पास में ये स्फेयर है, नहीं वो तो वापस से भाई सेम ही है, लेकिन वो ऊपर वाला वैसे करना पड़ेगा, नहीं ठीक है, वही है, एक ही तरीका है और क्या, या तो इंडिकेट करो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इंडिकेशन तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा कुछ। अभी क्लियर है भाई सबको? कुशल क्लियर है आपको? कुशाल, कुशाल नाम है ना आपका, कुशाल। हाँ सर। हाँ जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मान लो इसकी जगह एक कौन होता, मान लो सॉलिड कौन है, सेम वे क्वेश्चन है, हमने इसको यहाँ सस्पेंड किया हुआ है, इसकी जो हाइट है कौन की, ये सॉलिड कौन है, इसकी जो बेस रेडियस आर है, क्योंकि कौन ये इस तरह से दिया है, तो इसकी जो बेस रेडियस है वो आर है, और हाइट इसका एच है। ये ऐसा दिया, मान लो अगर ये पूछता भी यहाँ का रेशियो बताओ, तो यहाँ इसको जो फोर्स लग रहा होगा वो तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, मान लेते हैं जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ रो है, तो यहाँ भी ऊपर से जो फोर्स इसको लग रहा है वो F1 है, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, इन दोनों का रेशियो अपने को चाहिए, यानी F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या होगा, बॉइंट फोर्स, और बॉइंट फोर्स कितना होगा यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसकी हाइट अगर एच है, इंटू रो ये होगा।
अब यहाँ F1 निकालना उतना आसान नहीं है, लेकिन F2 निकालना आसान है मेरे लिए। देखो कैसे, क्योंकि F2 क्या हो जाएगा, यहाँ F2 आ जाएगा हमारे लिए F2, क्योंकि यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो कितने डेप्थ पर है, एज पर। तो एक बात और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ मैं सिर्फ लिक्विड का देख रहा हूँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर का तो सब जगह होगा ना, यानी ऊपर वाली सरफेस में भी एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से फोर्स आ रहा होगा, उतना ही आ रहा होगा जितना नीचे वाले से आ रहा होगा। तो यहाँ मैं F2 क्या लिखूंगा, F2 लिखूंगा एक्चुअली कितने हाइट पर है, तो यहाँ प्रेशर होगा एक तरह से H रो G इनटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में F2 है, F2 मिल गया तो F1 मिल जाएगा, हो गया, बात बन गई। आई बात समझ में? तो F2 ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो ये आप अगर कौन वाला आता है तो ऐसे कर लेंगे। तो कौन का ऊपर वाला निकालना आसान नहीं है, क्योंकि उसका वेट कैसे नहीं है, तो अच्छा निकाल सकते हैं ना उसका भी वेट। हाँ हाँ आसानी है। देखो एक तो F1 इससे निकालो, आप आ जाएगा आंसर, है ना, इसमें रखो तो F1 मिल जाएगा। एक और तरीका, ऊपर वाला वेट कितना होगा, देखो यहाँ आ तो रहा है। ऊपर वाले वेट के लिए क्या करेंगे, पूरा एक सिलेंडर बनेगा ने, पूरा ऐसे एक सिलेंडर बनेगा, मतलब ये हमारे पास में ये कौन है, तो यहाँ भी देखो आप पूरा एक सिलेंडर बनेगा नहीं, ये है ना। हमें इस वाले लिक्विड का वेट निकालना, वही तो F1 है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा F1, यहाँ F1 आ जाएगा पूरा, क्योंकि हाइट h है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो माइनस कौन का घटा दो उसमें से, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू इंटू क्या कर देंगे, जी कर देंगे। यही आंसर में आएगा, देखिएगा आप सोल्व करेगा कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू जी, यही आंसर होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये देखो आप, ये वैल्यू के यहाँ सॉल्व करो तो 2/3 तो आ रहा है, देखो F2 को वहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो F2 माइनस बी इक्वल टू F1 ना, और F2 की वैल्यू ये, इसमें से 1/3 2/3 आ गया ना भी, तो 2/3 ये यहाँ दरअसल ये जी होगा, यहाँ भी जी है, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रो जी ले रहे, मेरे ख्याल से तो समझ में आएगा होगा, हाँ ले रहे ना। हाँ सर। कुछ नहीं, वॉल्यूम लिखा है, उसका वेट लिख रहा हूँ मैं, और वो थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से पूरा एक कॉन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमेनिंग जो लिक्विड है उसका वेट उसके ऊपर रखा है, बस उसका फोर्स निकालना है ना, ये कॉन्सेप्ट है। ये हो गया 44। Non-uniform small sphere having average density same as that of the liquid it is released from rest. Non-uniform small sphere, हाँ ये जो कॉन्सेप्ट में बोल रहा था ना मेटा सेंटर वाला, उस पर बेस्ड है दरअसल ये, तो खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर ऐसा। नॉन यूनिफॉर्म स्मॉल स्फीयर हैविंग एवरेज डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ द लिक्विड इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द पोजीशन शोन इन द फिगर। देखो यूनिफॉर्म स्मॉल स्फीयर है जिसकी डेंसिटी हमारे पास में स्फीयर है, तो यानी इस पर जो बॉइंट फोर्स लग रहा है वो इसके वेट के इक्वली है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा है, जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है ना वो रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स उस पर 0 है। तो ये पॉइंट ओ है, ये सी है ना। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नॉन यूनिफॉर्म स्मॉल स्फीयर
having average density same as that of the liquid, it is released from rest in the position shown in figure C being the center of mass। तो ये कभी मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया यहाँ। क्यों हो गया? क्योंकि इस पूरे का वेट जो होगा, इसकी ऑन एवरेज डेंसिटी जो है ना, वो किसके इक्वल आ रही? लिक्विड की डेंसिटी की, यानी रो, इसका वॉल्यूम कितना है? तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, और यही बॉइंट फोर्स भी और यही इसका वेट भी है। लेकिन बॉइंट फोर्स क्या होगा? देखो बॉइंट फोर्स क्या होता है, बॉइंट फोर्स कैसे लगेगा? पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ है, क्योंकि इसका सेंटर मास तो यहाँ है। तो अगर इसका मास m मानूं मैं, जो कि m कितना हो जाएगा? रो 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको डाउनवर्ड यहाँ mg लग रहा है। तो बॉइंट फोर्स कहाँ होगा? क्योंकि जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, तो लिक्विड को तो ऐसा लग रहा है ना कि पूरा एक स्फीयर वहां से रिमूव हुआ है। उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ है ना, तो लिक्विड का ज्योमेट्रिकल सेंटर भी वो पॉइंट पर होगा। तो पॉइंट फोर्स जो है ना वो यहाँ लगेगा, यानी सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ लगेगी? जो बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहाँ सेंटर ऑफ बॉयंसी लगती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, भाई कहने का मतलब ये, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मान लो ये स्फीयर मैंने लिया और मैं अगर यहाँ केविटी बना देता, तो इसका भले ही सेंटर मास यहाँ चला गया, लेकिन जो लिक्विड के अंदर जब रखने के बाद अब बात करेंगे, तो लिक्विड को थोड़ी मालूम इसके अंदर कैविटी है। वो तो ये सोच रहा है कि पूरा स्फीयर, यानी यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग लिक्विड क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है किसके? स्फीयर के करस्पॉन्डिंग। तो उसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा वो स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। ये बात समझ में आई पहले तो? हाँ सर। भाई सबको समझ में आई? कुशाल आपको समझ में आई? Non-uniform small sphere having average density, ठीक है, released from rest in the position shown in the figure, C being the center of mass and B O being the center of the sphere। Just अरे बेटा आप देखो ना इस अंदर, तो उसका वो जो, यानी जो जब ये स्फीयर हमने वहां रखा, तो इतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ना ये। तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका सेंटर मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ही तो होगा ना बेटा, होगा कि नहीं होगा? उसको थोड़ी मालूम के अंदर क्या हो रहा है। वो तो पूरे स्फीयर के करस्पॉन्डिंग लिक्विड हटाना वहां से, रिमूव हुआ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? तो इस पर नेट फोर्स क्या है यहाँ? क्योंकि मैंने क्या बोला, W इक्वल टू बी है, तो सेंटर मास तो मूव ही नहीं करेगा, लेकिन ये क्या कर जाएगा? फिर ये ऐसे मूव कर जाएगा, किसके? सेंटर मास के अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट कर जाएगी, क्योंकि सेंटर मास तो रेस्ट पर होगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि सेंटर मास में हमने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है और सिस्टम का सेंटर मास अगर इनिशियल में रेस्ट पर है, तो वो हमेशा रेस्ट पर ही पड़ा रहता है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वही कॉन्सेप्ट पर इसने क्वेश्चन बना लिया है। तो ये क्या करेगा? पॉइंट वो ऊपर मूव कर जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? चलिए भाई आगे चलते हैं। 44 भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में 45 बताना। यहाँ से एयर जा रही है, तो क्या हो रहा है? यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी एयर की। एयर स्पीड जब बढ़ेगी तो रेडियस, स्पीड जब इंक्रीज करती तो प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। बात हुई थी हमारी, इस बारे में मैं आपको बताया था। तो यहाँ लिक्विड क्या करेगा? ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है यहाँ पूरी जगह क्या है? P0 है। यहाँ भी P0 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? P0। और यहाँ का प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ से एयर जा रहा है,
तो ये मान लेते हैं कि हाइट h है। Figure shows a capillary tube C dipped in liquid that wets it. The liquid rises to point A. If we blow air through the horizontal tube H, what will happen to the liquid column in the capillary tube? तो level will rise above A. तो मान लो पहले एयर ब्लो नहीं कर रहा था, तो कैपिलरी ट्यूब होने की वजह से सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, लिक्विड ऊपर जाएगा। लेकिन जब एयर ब्लो कराओगे तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो लिक्विड क्या करेगा, और ऊपर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था। तो लिक्विड क्या करेगा, लेवल विल राइज अबव ए। तो ए यहाँ था तो ये और ऊपर चला जाएगा। तो मान लो डेल्टा एच ऊपर चला जाता है। ये बात समझ में आ गई? ये बात हुई थी ना, मैंने कहा था कि अगर मान लो P प्लस रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच है, और ये मान लेते हैं P डैश प्लस हाफ रो वी डैश का होल स्क्वायर प्लस रो जी एच डैश। मान लो एक ही हाइट पर है दोनों, ये 0 हो जाता है ना। अब यहाँ क्या बताया था कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसका प्रेशर कम होगा ना। अगर मैं कहता हूँ कि V ग्रेटर देन अगर V डैश है तो P क्या हो जाएगा, लेस देन P डैश हो जाएगा ना। ये बात हुई थी हमारी। तो इसका मतलब जहाँ भी एयर मूव होगा, एयर फ्लो कर रहा होगा, वहाँ का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये आ गया। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 48। में क्या हो रहा देखो, container of a large uniform cross sectional area A resting on a horizontal surface, यानी देखो ऐसा दिया हुआ सिस्टम है हमारे पास में। मैं पहले इसको एकदम बेसिक से करके दिखाता हूँ आपको। तो ये कितना है, 3L/4। तो इसके यहाँ ऊपर वाले की डेंसिटी डी है, इसकी 2D है ना। और ऐसा दिया हुआ है, a container of large uniform cross sectional area, large बता रहा है, resting on a horizontal surface holds two immiscible non-viscous and incompressible liquids of density D and 2D, each of height दिया हुआ है। Smaller density liquid is open to atmosphere homogeneous solid cylinder of length L, जो कि h/2 से कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका दिया हुआ है A/5 है। इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है is immersed such that it floats with its axis vertical to the liquid interface with length L/4 in the denser liquid. If D is the density of the solid cylinder, then रिलेशन बताना है। तो क्या करेंगे, देखो कैसे करना है इसको। मैंने आपको क्या बोला था, बॉइंट फोर्स के बारे में बात किया था, है ना। आपने देखो पहले इस पॉइंट पर देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये h है, और ये टोटल जो लेंथ है इसकी हाइट जो है इसके सिलेंडर की वो तो L दे रखा है, लेकिन यहाँ तक की बात करेंगे पहले। तो पहले यहाँ का देखते हैं, इस सिलेंडर को लेते हैं, फिर आपको एक ट्रिक बताएंगे इसमें, पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ इसको फोर्स कितना लग रहा होगा सब मिला के, मान लो चाहो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट फोर्स जब भी बात करें तो कट जाता है ना। तो आप चाहो तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है इसको, तो वो कितना लग रहा है देखो यहाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं जैसे मैं पिछली बार मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों हटाया था, वो अगर मैं लेके भी चलता हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको वो क्या है एक्चुअली। क्या लिखूंगा देखो, P0 प्लस H डेप्थ पर प्रेशर क्या होगा इसका, तो वो D है ना ये, तो D G इंटू H ये प्रेशर होगा, इंटू एरिया A/5 है ना। ये क्या हो गया, फोर्स आ गया। अब पहले यहाँ से देखो,
ये कितना है 3L/4। यहाँ का प्रेशर कितना होगा वो निकाल लो पहले। यहाँ का प्रेशर होगा P0 प्लस डी एच DG H प्लस 3L/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अभी चलो प्रेशर रहने देते हैं। अब यहाँ का प्रेशर देखो, यहाँ का प्रेशर मैंने मान लिया P2 है, तो P2 इंटू A/5 के करस्पॉन्डिंग फोर्स लगेगा, तो P2 कितना हो जाएगा। तो वो यहाँ का प्रेशर ये यहाँ कॉलम बनाओगे, यहाँ की डेंसिटी तो 2D है ना, तो क्या लिखोगे आप देखो यहाँ P0 प्लस DG H प्लस 3L/4 ये प्रेशर तो है ही, प्लस इसका कितना लिखोगे तो ये हो जाएगा 2DG और ये होगा L/4। इस समझ में आया आपको। पहले तो मैंने यहाँ का प्रेशर कितना लिखा है और यहाँ का प्रेशर के करस्पॉन्डिंग फोर्स ये हो जाएगा, तो यहाँ जो F2 लग रहा है वो ये आ जाएगा हमारे पास। ये समझ में आया कि नहीं आया। विशाल भाई समझ में आया यहाँ का प्रेशर P2 कैसे हो रहा है ये। हाँ सर। तो अब बॉइंट फोर्स की आप बात करोगे तो बॉइंट फोर्स क्या है यहाँ F2 माइनस F1 है ना। आप सब्ट्रैक्ट करो, देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो P0 प्लस DGH वाला पार्ट कट जा रहा है ना। कौन कौन सा पार्ट कट जा रहा है, ये वाला पार्ट भी कट जा रहा है, ये पूरा कट जा रहा है देखो यहाँ से, है ना। तो अल्टीमेटली क्या जाएगा हमारे पास में, देखो DG 3L/4 इंटू A/5 प्लस 2DG L/4 ये चला रहा है, तो ये बॉइंट फोर्स है ना। तो आप देखो कि अगर इसकी बात करें कि ये बॉइंट फोर्स मतलब ये फोर्स आ रहा था, मैंने तो ये बताना चाह रहा था मैं कि देखो ये बॉइंट फोर्स ही आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना भाई। अब आप देखो कि अगर ये बॉडी यहाँ रेस्ट पर है तो ये F1 F2 जो लग रहा है तो इसका नीचे वेट भी तो होगा ना इस बॉडी का। इस बॉडी का वेट क्या लिखोगे आप अल्टीमेटली यहाँ जब आप जाओगे, ये लिखो पहले। ये समझ में आ गया तो आगे चलो फिर मैं। हाँ सर। तो आप देखो कि इस बॉडी पर ऊपर से F1 फोर्स लग रहा है, नीचे से F2 फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड W है, यानी F1 प्लस W इक्वल टू क्या होना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, देखो यहाँ F1 प्लस W इक्वल टू F2 आना चाहिए ना। तो W इक्वल टू क्या रहा है, F2 माइनस F1 आ रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसी को हम बॉइंट फोर्स बोल रहे हैं। तो इसका वेट कितना हो बॉडी का, तो हो गया L इंटू A/5, ये वॉल्यूम हो गया है ना, इंटू इसकी डेंसिटी कैपिटल D इंटू G इक्वल टू बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स कितना आ रहा है इसका, तो DG 3L/4 इंटू A/5 प्लस 2G L/4 है ना। ये 2D है दरअसल, 2DG L/4 A/5 यही आ रहा था। तो आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो A/5 से तो A/5 G भी कट जाएगा, L भी कट जाएगा, तो कैपिटल D इक्वल टू कितना आ गया देखो 3D/4 प्लस 2D/4 यानी कितना हो गया, तो 5D/4 कितना आ गया 5D/4, यानी यही आंसर है। अब मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, ये लिख लिया हो तो आगे चलो फिर मैं आगे समझाता हूँ। मैं लिख लिया भाई, समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखो वापस से, ये जो पॉइंट था ये बॉइंट फोर्स आ रहा है ना, देखो ये बॉइंट फोर्स लिखा मैंने यहाँ, तो इसको मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता था, ये प्रेशर लिखने की जरूरत ही नहीं थी।
मैं डायरेक्ट लिख देता, इसको बॉइंट फोर्स कैसे लिखूंगा मैं कि का लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है और यहाँ देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग इतना लिक्विड देखो यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो ऐसे अगर 3 लिक्विड भी है तो तीनों का इंडिविजुअल आप बॉइंट फोर्स लिख सकते हो और उसके वेट के इक्वल आप कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। और आप चाहो तो ऐसे प्रेशर लिख कर भी आप इसको कर सकते हो कि ऊपर F1 लिख दिया नीचे F2 लिख दिया, है ना। तो आप एक तरीका वो था और एक तरीका डायरेक्ट बॉइंट फोर्स लिख कर भी आप कर सकते थे। क्लियर है भाई? हाँ सर। तो 48 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में 72। The diagram shows a venturi meter through which water is flowing. Speed of water at x is 2 centimeter per second. The speed of water at y अपने को बताना है। तो देखो कैसे दिया इसने। तो यहाँ देखो यहाँ स्पीड कम है, यहाँ स्पीड कम है तो यहाँ प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये y है और ये x है और लिक्विड यहाँ ऐसे जा रहा है, यहाँ vx है, यहाँ वेलोसिटी vy है और यहाँ लिक्विड ऐसे चढ़ा हुआ है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हाइट पर जाएगा। तो ये हमारे पास में ये डेल्टा एच है। डेल्टा एच ये बता रहा है कितना है, 5.1 mm है। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो मैंने मान लिया पी वाई है, यहाँ का मान लिया मैंने पी एक्स है। तो अल्टीमेटली पी एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू जाएगा रो जी डेल्टा एच। अब ये दोनों एक ही लेवल पर है, तो यानी पी एक्स प्लस रो जी एस जीरो प्लस हाफ रो वी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी वाई प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी वाई का होल स्क्वायर। हमें पी एक्स माइनस पी वाई गिवन है, तो हाफ रो वी वाई का होल स्क्वायर माइनस वी एक्स का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना दिया इसने, रो जी डेल्टा एच। तो क्या पूछ रहा अपने से, द डायग्राम शोज अ वेंचुरीमीटर through which water is flowing. The speed of water x is 2 centimeter per second. तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर बताना है अपने को, तो है ना। तो आ गया नहीं, रो से तो रो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कितना आ गया देखो, जी डेल्टा एच इंटू 2 इक्वल टू वी वाई का होल स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर। आपको सब दिया हुआ है, इसमें रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको वी एक्स दिया हुआ इसमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से करेंगे हम लोग। है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट, कर लीजिएगा, सोल्व करिएगा। सेवेंटी 4 75
अब इसमें कह रहा है कि a jet of water issues from nozzle with velocity of 20 meter per second and impinging normally 1 minute. A jet of water issues from a nozzle with velocity दिया हुआ है v equal to 20 meter per second and it impinges normally on a flat plate moving away from it. तो ये हमारे पास में दिया है। ये प्लेट कितने से जा रही है, मान लेते हैं u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट, ये अपने को दिया हुआ इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 0.02 मीटर स्क्वायर एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन, वो भी दिया हुआ है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। देन द फोर्स डेवलप्ड ऑन द प्लेट इज F द वैल्यू। अच्छा, तो क्या कह रहा है, देखो तो क्या बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, प्लेट को रोक देंगे पहले, है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेट जाएंगे तो डेल टाइम निकालूंगा पहले मैं यहाँ। तो ये प्लेट को अगर मैं रोक देता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ से जो वाटर आ रहा है, यानी एक तरह से जो डेल्टा एम है, पहले डेल्टा एम की बात करूंगा मैं, तो डेल्टा एम की जो वैल्यू होगी यहाँ वो किसके करस्पॉन्डिंग, यानी यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v माइनस यू हो गया ना, यानी डेल्टा एम हम लोग लिखेंगे v माइनस यू, इसका एरिया a है ना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस यू डेल्टा टी, ये लेंथ होगी इंटू ए इंटू रो, ये डेल्टा एम होगा। अब होता क्या है लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड जब किसी सरफेस से टकराता है तो वो क्या है, बाउंस नहीं होता है, मालूम है ना, तो उस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी अभी क्या मानेंगे, अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हम लोग डेल टाइम की v मानेंगे और फाइनल वेलोसिटी इसकी u मानेंगे। क्यों, क्योंकि प्लेट u स्पीड से जा रहा है, तो टकराने के बाद प्लेट के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी u मानेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा एम यू माइनस डेल्टा एम इंटू वी, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको यह फोर्स लगेगा, यानी ये हो गया डेल्टा पी। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एम को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस वी, क्योंकि ये फोर्स किस पे लग रहा, माइनस का, यहाँ जो होगा अल्टीमेटली अगर मालूम है मोड नहीं लेता, ये ऐसे रहने देता, अगर मोड हटाते हैं तो ये क्या इंडिकेट करा, देखो यहाँ, यानी माइनस बार लो, डेल्टा एम को भी बार लो, ये क्या हो गया, v माइनस यू हो गया ना, ठीक है ना, क्या हो गया है, v माइनस यू हो गया, और डेल्टा एम की वैल्यू ये है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फोर्स किसको लग रहा है, दरअसल ये डेल्टा एम को लग रहा है, तो फिर इसको इधर कितना लगेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अगर आपको याद हो तो यहाँ हमारे पास फोर्स आ जाएगा, मतलब मोड ही ले लेते हैं अब इसको, तो अल्टीमेटली जब मोड लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, तो ये वैल्यू क्योंकि v ज़्यादा है तभी तो कोलिजन होगा वहाँ, तो v माइनस यू, तो ये जाएगा डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा एम। अच्छा, डेल्टा एम की वैल्यू क्या है देखो, डेल्टा एम की वैल्यू है v माइनस यू डेल्टा टी ए रो v माइनस यू, यानी इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो डेल्टा p बाई डेल्टा टी, और ये आ गया हमारे पास में a रो
v माइनस यू का होल स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। अगली बात समझ में, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। तो a की वैल्यू कितना है यहाँ 0.02, ये हो गया 1000, डिफरेंस कितना आ रहा है यानी 10 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास 100 आ गया। तो पहली बात तो ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 20 इंटू 100। एक मिनट, और कुछ दे रखा है ना, ये आ गया। तो कितना है भाई फोर्स हमारे पास में, तो 2000 न्यूटन आ रहा है। तो 2000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है कैसे किया मैंने, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसको यूज कर लिया मैंने यहाँ। मैंने आपको बोला था ना रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से डेल टाइम लेना है। बेटा वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया वो ढंग से समझे ही नहीं, इसलिए दिक्कत तो आनी थी इसमें। किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, प्लेट के रेस्पेक्ट में जाके डेल टाइम निकालेंगे। तो प्लेट रुक गया, अब वो कितनी स्पीड से आ रहा है, v माइनस यू से आ रहा है, डेल टाइम v माइनस यू से आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने डेल टाइम निकाल लिया। पहले तो ये क्लियर कर लो। अब जब वहां से वाटर इश्यू हुआ जेट से, तो उसकी स्पीड क्या थी, लेकिन v थी, और जब प्लेट से टकराया तो उसकी स्पीड हो जाएगी u। क्यों, उसका रीजन क्या है फिर से समझ लो भाई। हम अपने जैसे आप आज अभी अभी जाके अभी जैसे टैप से पानी लीजिएगा तो पानी छिटक कर नहीं जाता हैंड से, मालूम है आपको, यानी इसका मतलब आपका हैंड रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपका हैंड नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो आपके हैंड की वेलोसिटी होती है। क्लियर है, तो यहाँ बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, एक तरह से डेल्टा एम की यू हो जा रही है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखा है, तो ये जो मोमेंटम चेंज हुआ किसका है, तो डेल टाइम का है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, प्लेट का, वो हमने यहाँ लिख दिया ऐसा। और डेल टाइम की वैल्यू यहाँ रहेगी रहेगी। ठीक है भाई। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 75। The pressure gauge reading in the meter of water column shown in the figure is x, then the value of 10x बताना है। चलो करते हैं। ये हमारे पास में मर्क्यूरी है, तो बैरोमीटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर होगा तो यहाँ ये, लेकिन वाटर भरा हुआ है यहाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो उसी तरह यूज करना है। यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट डैश है, ये वाटर है यहाँ से यहाँ तक। ये अपने को दिया हुआ है कि ये एच है जो कि 1 मीटर है, तो यहाँ का प्रेशर मुझे मिल जाएगा, ये पूरा वाटर ही है। और ये एक मिनट, अपने को डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ, कितना है, ये 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अच्छा यहाँ भी क्या कर रहा है भाई है।
दरअसल यहाँ भी ये भी 20 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, पी नॉट है। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो पी है, यहाँ का भी प्रेशर क्या है, पी है। तो पी क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो मर्क्यूरी, क्योंकि ये मर्क्यूरी है ना, तो रो मर्क्यूरी जी, और ये लिखेंगे हम लोग 0.2। यहाँ का प्रेशर आ गया। अब यहाँ का देखो, यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं पी डैश है, तो यहाँ का भी तो पी डैश होगा। तो P और P डैश में क्या रिलेशन मिलेगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा P डैश प्लस रो वाटर G 0.2। और अब इन दोनों के बीच का लगाना है, क्या लिखेंगे, P नॉट डैश इक्वल टू P डैश प्लस रो W G इंटू 1। अब रखते जाओ, हमें तो P नॉट डैश चाहिए, तो ये वैल्यू, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो फ्रॉम 2 एंड 3 तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट डैश इक्वल टू पी डैश की, एक मिनट पी डैश की वैल्यू वहां से रखेंगे इसमें, मतलब हमें पी डैश की वैल्यू वहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो P इक्वल टू पी नॉट डैश माइनस रो डब्ल्यू जी इंटू 1 प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू 0.2। पी नॉट डैश आ गया, और यहाँ देखो P और ये P दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर हो गए हमारे पास में 4। तो 1 इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा P नॉट डैश माइनस रो डब्ल्यू जी प्लस रो डब्ल्यू जी 0.2 इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस रो मर्क्यूरी जी 0.2। ये हमारे पास हो गया। लेकिन वो क्या मेजर कर रहा है वहाँ, यहाँ जो प्रेशर मेजरमेंट का है, जो भी मेजरमेंट कर रहा है यहाँ प्रेशर गेज मीटर जो है, वो प्रेशर गेज मतलब पी नॉट डैश माइनस पी नॉट मेजर कर रहा है। वो क्या मेजर करेगा, वो पी नॉट डैश माइनस पी नॉट, क्योंकि गैस प्रेशर ये तो होता है। इन सब वैल्यूज को इधर ले आओ, सॉल्व कर लो, लिख लो इसको। समझ में आया कैसे क्या मैंने, हाँ सर। खुशहाल समझ में आया आपको। हाँ सर। तो यहाँ से पी नॉट को यहाँ ले जाओ इसके पास, और इसको इधर राइट में ले आओ, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। अच्छा ये उल्टा कर दिया यार, इधर ये गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ है भाई। पी नॉट तो पी डैश से कम होगा ना, ये यहाँ क्या होना चाहिए, देखो ये आना चाहिए पी डैश इक्वल टू पी नॉट डैश आना चाहिए ना। तो यानी पी डैश की वैल्यू तो ये प्लस आएगा ना यहाँ, अब सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में ये तो होगा ना, पी डैश क्या है यहाँ, पी नॉट डैश से तो ज्यादा ही है। ये कॉलम बनाओगे ना आप यहाँ, तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो बचा हुआ वो करा देता हूँ। ये डीपीपी तो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास में
तो मैंने आपको एक ब्लॉक का प्लॉट कर रहा था, उसका टाइम पीरियड निकाला था। अब है टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड। तो पहला केस इसमें ले रहा हूँ मैं ये, फिर अभी दूसरा केस पे भी जाऊंगा मैं। तो ये इस तरह की ट्यूब है, और अभी इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ जो हाइट है ना, ये एच है, तो दोनों कॉलम में सेम हाइट होगी अभी लिक्विड की। क्यों? क्योंकि यहाँ का यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए इस पूरे लिक्विड की। लेकिन जो है लेंथ मैंने मान लिया कि एल है, और इसकी जो डेंसिटी लिक्विड की वो रो मान लिया मैंने। हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए, मतलब हमने ऐसा कोई मैकेनिज्म लगाया है यहाँ कि हमने लिक्विड को यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं। जब इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा देखिएगा यहाँ। जब प्रेस करेंगे तो ये लिक्विड यहाँ, मतलब ये लेवल था, तो दोनों का लेवल एक था। लेकिन मान लो मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस किया, तो अगर नीचे मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ से ऊपर एक्स जाएगा ना, और ये नीचे कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको प्रेस करके छोड़ दे रहा हूँ लिक्विड को, यानी एक पिस्टन है, उससे पिस्टन से इसको दबा के छोड़ दिया हमने, है ना। यहाँ हरी बात में ऐसा कोई पिस्टन लेकर आए हम लोग, और पिस्टन से हमने लिक्विड को दबा के नीचे प्रेस करके छोड़ दिया, तो क्या करेगा, लिक्विड ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर वापस से फिर उधर से नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो लिक्विड क्या करेगा, इस कॉलम में ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये विजुलाइज हुआ पहले तो, हाँ सर। है ना। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया कि ए से मान लो। तो क्या करना है आपको यहाँ, क्योंकि इतना पक्का है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो यहाँ करना क्या है कि मान लो कोई भी एलिमेंट आपने यहाँ लिया, है ना। तो ऐसे तो पूरे लिक्विड ही ऑसिलेट करेगा एक साथ, तो पूरे लिक्विड का ही मास लेना है अपने को। लेकिन यहाँ अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ, तो आप देख रहे हो कि पहले एच था, तो ये हाइट कितनी हो गई यहाँ, ये एक्स प्लस एच हो गई ना, और ये हाइट कितनी हो गई यहाँ, ये एच माइनस एक्स हुई कि नहीं हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर का प्रेशर देखेंगे P1 और इधर का प्रेशर देखेंगे P2, और यहाँ प्रेशर डिफरेंस देखेंगे, तो वहाँ से अपने को नेट फोर्स क्या मिलेगा, यहाँ P2 माइनस P1, इसको लिखेंगे S। तो पहले P2 लिखूंगा, तो P2 इसके करस्पॉन्डिंग लिखूंगा मैं, किसके, इस पूरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग, है ना, यहाँ से यहाँ तक के इसके करस्पॉन्डिंग लिखूंगा मैं। तो P2 क्या मिलेगा मुझे, P2 मिलेगा P0 प्लस रो जी, और ये कितना हो गया हमारे पास में, x प्लस एच, है ना। और P1 इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग लिखूंगा, तो वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच माइनस एक्स। और नेट फोर्स फिर मैं इस डायरेक्शन में लिखूंगा, क्योंकि P2 P1 से ज़्यादा है, तो ये आ गया, और ये इक्वल टू होना चाहिए टोटल मास ऑफ द लिक्विड। तो L इंटू एस, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू ए इसका एक्सेलरेशन हो गया। तो रखो, इसको लिख लो, इसको पहले।
लिख लिया भाई? 1 मिनट सर। सर हाँ सर लिख लिया। अब इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज रख देंगे हम लोग। तो इसमें से इसको सपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो ये मिलेगा रो जी 2x इंटू एस इक्वल टू एल एस रो ए। रो से तो रो कैंसिल आउट हो गया, एस से एस कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहाँ देखो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है यहाँ, 2g बाई एल इंटू एक्स, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, क्योंकि हर पार्टिकल एक्स डिस्प्लेस हुआ ना। जैसे अगर मैं इसी पार्टिकल की बात करूं तो ये इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स नीचे आया कि नहीं आया, उसी तरह हर पार्टिकल, जैसे ये पॉइंट पे तो ये पार्टिकल भी तो एक्स ऊपर गया, तो हर पार्टिकल यानी इसका मतलब एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास में यहाँ से इसका टाइम पीरियड मिल गया, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई अपने को यहाँ। तो ये आ गया ओमेगा इक्वल टू 2g बाई एल का स्क्वायर रूट, तो ये 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो निकाल लेंगे। टाइम पीरियड इसका आ गया t इक्वल टू 2 पाई एल बाई 2g, ये आंसर है। ठीक है, अब इसी में मान लो एक कॉलम को, एक पार्ट को हमने मान लो इंक्लाइन कर दिया, तो क्या होगा, कि दोनों को इंक्लाइन करेंगे तो क्या होगा, तो देखो कैसे करेंगे। ये लिख लो पहले, तो ये ध्यान रखना है कि टोटल मास लेना होगा वहाँ। जैसे अभी और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड केस इसका, तो ये इस तरह से दिया है। तो यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ मालूम है ये दोनों की वर्टिकल हाइट हमेशा सेम होगी, क्योंकि वर्टिकल हाइट के करस्पॉन्डिंग ही प्रेशर देखा जाता है ना। क्योंकि आप जैसे यहाँ की बात करोगे, क्यों आप सोचोगे सर कैसे, देखो ना यहाँ आप बनाओ स्मॉल स्मॉल, वो बनाते जाओगे ना तो इस पूरे पर प्रेशर सेम है, फिर यहाँ के लिए बनाओगे इस पूरे पर सेम है, तो अल्टीमेटली वर्टिकल हाइट के करस्पॉन्डिंग, इसलिए दोनों का वर्टिकल हाइट क्या होगा यहाँ सेम होगा। ये बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। तो यहाँ भी टोटल इसकी जो हाइट यहाँ तो मैंने मान लिया कि ये h है, और यहाँ भी जो लिक्विड की जो लेंथ है वो l है,
डेंसिटी इसका रो है और ये एस है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, अच्छा ये वर्टिकल के साथ में ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ। वर्टिकल हाइट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी देखेंगे। तो यहाँ एक और बना लेता हूँ एक फिगर और। तो वापस से यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको हमने फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया, मान लो x। तो ये पहले यहाँ तक तो था ही से, जब इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो लिक्विड ऐसे चला जाएगा। तो अगर नीचे x गया, सीधी सी बात है कि इधर भी तो ये x जाएगा, यानी ये क्या होगा, ये x होगा। तो अगर ये x है तो वर्टिकल हाइट के हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो अगर इधर ये x गया तो वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल कितना मिलेगा आपको, यहाँ ये एंगल थीटा मिलेगा। तो इसकी वर्टिकल हाइट क्या लिखोगे आप, x cos थीटा। तो यहाँ की बात करेंगे तो इस साइड की वजह से प्रेशर लिखेंगे P1 या P2 ले लेते हैं, और उस साइड से लेंगे P1। तो P1 क्योंकि आप कितना लेके गए नीचे x, तो ये कितना रह गया h माइनस एक्स। तो यानी P1 क्या मिलेगा अपने को, P0 प्लस रो जी h माइनस एक्स, और P2 वर्टिकल हाइट इसके हिसाब से देखना है। तो P2 अपने को मिलेगा P0 प्लस रो जी, तो ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस h। और कॉन्सेप्ट है हमारे पास में P2 माइनस P1, मतलब इसकी जगह क्या है हमारे पास में s है ना, तो s और इक्वल टू टोटल लेंथ, टोटल मास ऑफ द लिक्विड। तो L इंटू एस वॉल्यूम इंटू रो इंटू ए। तो P2 माइनस P1 करो तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा अपने को यहाँ, रो जी, ये हो जाएगा x प्लस एक्स cos थीटा इंटू एस इक्वल टू L एस रो ए। ठीक है, ये लिख लो पहले। तो यहाँ ये थीटा है ना, तो फिर हमारे पास में ये एंगल जो है ये थीटा, ये वाला एंगल है। लिख लिया। सर 1 मिनट। सर हो गया।
यहाँ से देखो एस से तो एस कैंसिल आउट हो गया, रो से रो भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में ए इक्वल टू आ गया जी 1 प्लस कॉस थीटा बाई इंटू एक्स, यानी ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, रूट जी बाई एल 1 प्लस कॉस थीटा, और ये इक्वल टू है 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, लिख लिया क्या? हाँ सर। अब अगर मान लो दोनों ही इंक्लाइंड, एक मिनट इसको, मान लो ऐसे इंक्लाइंड है, ये मान लो थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो इसमें जो लिक्विड है ये पूरा, यानी वर्टिकल हाइट दोनों की सेम होगी, ये इस तरह से है। अब इसको डिस्प्लेस किया, ये आप लोग करिएगा, है ना, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। तो जी बाई एल कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, है ना, ये जो लेंथ है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये एल है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन एस है, ये आप करेगा, आंसर ये है, लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर।
नेक्स्ट हमारे पास में shape of the free when container is rotating with angular velocity omega। मतलब ऐसा है कि मान लो जैसे कि ये कोई कंटेनर है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये इस कंटेनर की एक्सिस है मान लो। अब ये अगर कंटेनर ओमेगा से घूम रहा है, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो दरअसल इसका शेप ऐसा हो जाता है। अगर आपने भी देखा होगा तो जैसे आप देखिएगा, आज ग्लास में पानी भर के उसको घुमाइएगा तो लिक्विड क्या करेगा, ऐसा ऊपर चढ़ जाएगा, बीच से लिक्विड आसपास उसकी जो वॉल्स है ना ग्लास की, उस पर चला जाएगा। तो ये दरअसल पैराबोइडल शेप होता है ना। तो ये शेप क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पैराबोइडल है, तो देखते हैं कैसे है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ भी ये क्या है, ये तो लिक्विड है यहाँ तक। तो अगर कोई भी पार्टिकल की, लिक्विड के कोई भी पार्टिकल की अगर मैं बात करूंगा, तो पार्टिकल क्या हो गया, यहाँ रेस्ट पर है ना वो, किसके, कंटेनर के रेस्पेक्ट में। लेकिन ग्राउंड से अगर बैठ के देखेंगे हम लोग, तो ये क्या कर रहा है, ये इसी सर्कल में घूम रहा होगा ना ये। हाँ, तो मैंने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x, y। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट में ये जो पॉइंट ओ है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। तो ये पार्टिकल जो है मैंने मान लिया डेल्टा है, ये लिख लो पहले। बना लिया। सर 1 मिनट। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, देखो, अरे
ये पॉइंट हमने लिया था ना। तो ये क्या है, दरअसल इसकी रेडियस कितना है इस पार्टिकल की, x है ना, और किस हाइट पर है, ये y हाइट पर है। ये लेफ्ट वाला फिगर तो रिमूव कर दूं ना। हाँ सर। हेमंत, आपका क्या डाउट था, वो क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर वो टाइम पीरियड निकालने के लिए। मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर पार्टिकल मूव करेगा तो कितना टाइम लगेगा, यही था ना क्वेश्चन आपका? सर्कुलर मेथड, सर्कुलर मोशन वाली। हाँ, वही SHM वाले से कैसे करेंगे ना, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट से कैसे करना, वही जानना है ना। तो और बताता हूँ मैं भी। हाँ, पहले ये कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो आप, ये इस तरह का शेप है। तो ये पार्टिकल यहाँ है, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मान लो डेल्टा एम है, मान लो यहाँ, तो डेल्टा एम अगर है तो यहाँ देखो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है इस केस में, देखो ये एंगल कितना मिलेगा, ये जो एंगल है ये मैंने मान लिया कि थीटा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इस डेल्टा एम को इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा होगा, डेल्टा एम इंटू जी लग रहा होगा। तो इसको ये क्योंकि तो इस सर्कल में घूम रहा है ना ये पार्टिकल, तो किसके एक्स रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। तो ये अगर थीटा है तो मैं मालूम है कि ये एंगल थीटा निकल के आता है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा इधर, क्या होगा यहाँ, एन साइन थीटा ना, और एक कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एम इंटू जी के ना, और एन साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ना। तो मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो 2 इज डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ, टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी मिलेगा ना। और टेन थीटा मतलब क्या है, ये dy बाई dx ही तो है। समझ में आया? ये क्या dy बाई dx ही तो है, तो इसको इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन है ना यहाँ, तो ये 0,0 यानी ये पॉइंट हो है, तो इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी dx, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग 0 टू y, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 टू x। तो y इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू x, यानी y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो देखो ये कर्व क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, लेकिन ये जो शेप बनेगा तो पैराबोइडल बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा, मतलब यानी अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो अपने को क्या लगेगा, पैराबोला लगेगा। ये शेप बनेगा मतलब इस तरह से। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा दिए हैं, सारे हो गए, ठीक है। बस अब इसमें जैसे
प्रैक्टिस करना है अपने को, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकते थे सब बता दिए। लिख लिया सबने? नहीं सर। हाँ सर लिख लिया। सर 1 मिनट। तो आपका ये टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, लेकिन बताता हूँ आपको कौन सा रहेगा। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का रहेगा हीट ट्रांसफर, फिर रहेगा मेजरमेंट एरर एंड एक्सपेरिमेंट्स। या एक काम करते हैं ना, DPP 7 में क्या है? नहीं यही रहेगा, हीट ट्रांसफर ही पढ़ाऊंगा मैं। और अभी आपका ग्रेविटेशन नहीं हुआ ना हेमंत, आप लोगों का ना? नहीं सर। हो गया। अब जैसे लिख लिया ना सबने? सर हाँ सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ये ट्यूब है, तो अगर इस मान लो इसमें लिक्विड भरा हुआ है और हमने इसको रोटेट कराया मान लो इस लिम्ब के अबाउट, तो क्या होगा इस केस में? इसमें दरअसल ऐसा होगा, ये लिक्विड जो लेवल बनेगा ना वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ये यानी ये ओरिजिन होगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये ए है, ठीक है, और ये हाइट मैं कहता हूँ कि अगर h1 है तो इसकी ये जो हाइट है ये h2 है, तो इसका लेवल ऐसा रहेगा। यानी लिक्विड ये यहाँ से, यानी अल्टीमेटली ये कंटेनर का ही पार्ट समझना है इसको। तो जैसे कंटेनर में लिक्विड तो ऐसा तो होगा नहीं, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बीच में बनाई है ये वाली, यहाँ तो कोई लिक्विड ही नहीं है, लेकिन दरअसल ये उस कंटेनर वाले लिक्विड को ही फॉलो करेगा, उसके सरफेस को ही फॉलो करेगा। तो यहाँ अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये हाइट अगर मैं कहता हूँ तो ये कितनी जाएगी, मतलब डिफरेंस जो है इनका h2 माइनस h1 है ना, तो ये हो गया दरअसल y, और y इक्वल टू हो जाएगा, यानी ओमेगा इसका मिलेगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2g। तो यानी इसका जो ओमेगा है वो ये मिल जाएगा अपने को। तो 2g h2 माइनस h1 बाई a स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
ये इस तरह से बनेगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये वैसा ही है जैसे वो फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा था ना किसी कंटेनर के अंदर, फिर हम लोग किसी ट्यूब के अंदर ले गए, तो वहाँ सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था, जैसे कोई कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है, तो वैसा यहाँ भी होगा। ठीक है ना, याद रहेगा पॉइंट, लिख लो इसको। लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? हाँ सर। तो दरअसल एक कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। SHM का है कि मान लो जैसे कि कोई पार्टिकल है, ये x=0 है, जो कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी यही है, और ये इसका राइट एक्सट्रीम है x=+a पर, और ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम है x=-a पर। मान लो अपने को टाइम चाहिए कि ये मान लो इस पॉइंट से t=0 पर यहाँ था और यहाँ पहुँचता है मान लो a/2 पे, यानी x=a/2 को पहुँचता है तो कितना टाइम लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम क्या होगा, यही जानना था ना। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम तो t/4 होता है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम t/4 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/4 होगा, यानी ये जाता है पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लो, तो यहाँ से जाएगा और वापस लौट के आएगा, तो t=0 पर यहाँ होता है, t=T पर यहाँ होता है, और t=T/4 पर यहाँ होता है, t=T/2 पर यहाँ होता है, और 3t/4 पर यहाँ होता है, और वापस ये अपने यहाँ पहुँच जाता है। तो इसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं हम लोग, है ना। मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लोग राइट एक्सट्रीम से, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, यानी ये पॉइंट मान लेते हैं P, अरे पॉइंट Q, तो कितना टाइम लगेगा। तो इसको देखते हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन अगर मान के करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। देखो कैसे, ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है मान लो, है ना, इसका प्रोजेक्शन ही तो क्या कर रहा है, इसका जो शेडो है ना, एक्चुअली
जब लाइट आप ऐसे इंसिडेंट कराते हो, इसका जो शेडो है वो ऐसे चमक कर रहा है और पार्टिकल इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये रेफरेंस लाइन होती है, यानी ये हमारा x इक्वल टू 0 ये माना जाएगा यहाँ से। और ये राइट एक्सट्रीम है, यानी x इक्वल टू प्लस है, और ये लेफ्ट एक्सट्रीम में इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, तो लेफ्ट एक्सट्रीम में ये लेता हूँ। तो पार्टिकल अभी कहाँ है? पार्टिकल है यहाँ, यहाँ से कहाँ जा रहा है वो? a/2 पर। a/2 पर जाने का मतलब यहाँ जा रहा है वो, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ दिखाएगा नहीं, और ये कहाँ आ रहा है? a/2 पर, यानी ये कितना है? ये a/2 है, तो कितना टाइम लगेगा? तो ये ओमेगा से दरअसल क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर a/2 से यहाँ ये जगह आएगा, a/2 आएगा, तो ये एंगल कितना बन रहा है? देखो ये एंगल हो जाएगा π/3 ना। तो ये अगर ओमेगा से रोटेट करके आया तो आप क्या लिखोगे यहाँ? ओमेगा इंटू टी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इक्वल टू क्या होना चाहिए? π/3, और ओमेगा मतलब क्या होता है? 2π/T इंटू टी इक्वल टू तो अल्टीमेटली इसको टाइम कितना लगेगा? T/6 टाइम लगेगा। हेमंत समझ में आया? हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट है, बस ये करना है। अब ये कहीं से भी कहीं हो तो, लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको कि इनिशियल में कहाँ था वो। और लेकिन तरीका ये है कि इसको मैं हमेशा रेफरेंस यही मानता हूँ, और मैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, लाइट हमेशा राइट टू लेफ्ट गिराता हूँ मैं, और अपर राइट एक्सट्रीम इधर होता है, लेफ्ट एक्सट्रीम इधर होता है। तो मैं जब भी क्वेश्चन करूँगा ऐसा, तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ, आप भी ये फॉलो करिए, है ना। तो एक आइडिया आपको लग गया कैसे करना है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये लिख लो पहले। हाँ सर हो गया। लिख लिया? अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास में, मान लो ऐसा कह रहा है कि वो ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू माइनस है। मान लो ये P पॉइंट है, t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये a/2 है, यानी P से Q जाता है, यानी इससे इस एक्सट्रीम से। तो कैसे करेंगे देखो, लाइट ऐसे गिराएंगे, तो ये यहाँ था t इक्वल टू 0 पर, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? a/2 तक। a/2 तक जाने का मतलब है कि ये, तो ये यहाँ से, तो यानी यहाँ से यहाँ आया ना ये, क्योंकि पार्टिकल तो यहाँ है, तो पहले ये यहाँ था, ये x इक्वल टू a पर था, और अभी ये कहाँ है? देखो x इक्वल टू माइनस a/2 पर है ना। तो यहाँ से आया, तो ये एंगल कितना है यहाँ? ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो? 120 डिग्री ना। तो रोटेट कितना करके आए? यानी ओमेगा टी इक्वल टू 2π/3 ना, यानी 2π/t इंटू टी इक्वल टू 2π/3। 2 से t कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? t/3। इतना टाइम लगा इसको, तो ये t टाइम में यहाँ पहुंचा, तो इसको इतना टाइम लगा। क्लियर है अभी? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर आज इतना ही।